दोस्तों, तीन अक्लमंद की कहानी आपके सामने शुरू होती है। दिन बीतने लगे। तीनों भाई बारी बारी राजा की सेवा करते रहे। वे दिन राजा के कार्य में हाथ बटाते और शाम को कहानी किस्से सुनाकर उनका दिल बहलाते, और रात को जब राजा सो जाता तो पहरा देते। राजा का भी लगाव उन तीनों भाइयों से बढ़ता जा रहा था। उसका सम्मान रूप से ध्यान रखता था, किंतु फिर भी छोटे भाई वीरकर में उसकी कृपा दृष्टि कुछ ज्यादा ही हो रही थी। और जब बूढ़ा मंत्री को अपने कुछ विशेष मंत्री और साथियों के इस बात की जानकारी मिली तो उससे सर्वप्रथम छोटे भाई को ही अपने मार्ग से हटाने की सोची। सुनो साथियों, कल राजा के पास रहने ते ही वीर सिंह की बारी है, अतः हमें कल एक ऐसा काम करना होगा जिससे वीर सिंह हमेशा हमेशा के लिए महाराज की आंखों का कांटा बन जाए। लेकिन उसके महाराज के आगे शर्मिंदा करने के लिए अपने क्या उपाय सोचा है प्रधानमंत्री जी? सुनो, मैंने उन्हें उन्हें बताता हूँ कि कान इधर करो। और फिर प्रधानमंत्री उन कानों में कुछ फुसफुसाने लगता है। अपनी योजना समझाने के बाद वो बोला, यदि हमारी चाल कामयाब रही तो समझ लेना छुटके भाई का पत्ता साफ हो गया, और उसके बाद उनके दोनों बड़े भाइयों से निपटेंगे। अवश्य आप उनकी चिंता मत करो, और आप निश्चित रहिए प्रधानमंत्री जी, आपका यह काम हो जाएगा। लेकिन तीनों भाइयों का पत्ता साफ करने के बाद आप हमारा भी ध्यान रखिएगा। और अगली रात छोटे भाई की पहरा देने की बारी थी। जब राजा को कहानी आदि सुनाकर पश्चात खा पी कर खूब गहरी नींद सो गया था, और वीर कर म्यान से तलवार निकाल कर कमरे की टहलता हुआ पहरा देने लगा। तभी खिड़की के एक भीतर भीतर खिड़की के एक हाथ भीतर आया, और उसने एक भयंकर सांप राजा की पलंग की तरफ उछाल दिया। और अगले ही पल सांप तेजी से रेंगता हुआ राजा के पलंग की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले ही पलंग की ओर जाता छोटे भाई की दृष्टि उस पर पड़ गई। अरे सांप यह कमरे में कैसे आ गया? और वीर कर ने बिना विवेक खोए सांप को एक ही बार में सिर काट दिया। महाराज को गहरी नींद में है, इन्हें जगाना अच्छा नहीं है। मैं पलंग के नीचे नीचे कर देता हूँ, सुबह सारी बात महाराज को बता दूंगा। और लेकिन लेकिन अभी सांप को धड़ को पलंग के नीचे सरका ही था कि राजा की आंख खुल गई। ओह, यह पलंग के पास नंगी तलवार लिए क्या कर रहा है? यह मुझे मारने का इरादा तो नहीं है इसका। और अगले ही पल बचाओ बचाओ, वीरकर ने समझते देर न लगी तो सोचकर कि राजा क्या सोचकर ऐसा कर रहा है। उस रक्षकों, जल्दी आओ, महाराज आप क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। और जल्दी ही, लेकिन इससे पहले वीरकर राजा को असलियत बता पाता, कई शस्त्र सैनिक ने लिए वहां आ गए। रक्स को गिरफ्तार कर लो, इस गद्दार को, विश्वासघाती को, यह मुझे मारना चाहता था। और सैनिकों ने तुरंत वीरकर को जकड़ लिया। महाराज कृपा आप सुन तो लीजिए, आप जो फैसला की, अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनना चाहता। सैनिकों, ले जाओ, इसे बंदी गृह में डाल दो, कल इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। और सैनिकों वीरकर को बंदी गृह में डाल दिया। और अगले दिन राजा ने मामले की जांच करने के लिए बंदी के भाग्य का फैसला करने के लिए अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई।
इस बैठक में वीरकर के दोनों भाई के साथ ही महामंत्री भी शामिल थे और महामंत्री से मिले हुए थे। आप मैंने आप लोगों को सारी घटना बता दी है, अब आप ही लोग सुझाइए कि इस दुष्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए। महामंत्री के साथी तुरंत राजा से भड़के को भड़काने लगे। महाराज, उसको आपको जान ले लेनी चाहिए, इसलिए तुरंत उसे मौत की घाट उतार दे। हाँ महाराज, उस विश्वासघाती नरम नमक हराम को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। महाराज, आप स्वयं आपकी महाराज, आपने स्वयं उसे जान लेने की कोशिश करते देखा, अतः उसे मौत का घाट उतार देने आपको हितकर है नहीं चाहिए। ठीक है, हम आज ही उसे मौत के घाट उतारने का आदेश देते हैं। और तभी राजा ने वहीं खामोश बैठे दिनकर और को ध्यान आया और वो बोल उठे, अरे महामंत्री दिनकर और शशिधर, तुम दोनों खामोश हो, क्या तुम्हारा फैसला पसंद नहीं आया? बड़ा भाई बोला, महाराज, मैं न्यायिक बड़ा भाई बोला, महाराज, न्यायिक भाषण अथवा आपके भाई की तरफदारी करने से पहले मुझे एक प्राचीन नीति कथा सुनाता हूँ, की आज्ञा चाहता हूँ। वैसे कथा जैसी है कि हम तीनों भाइयों के काम से फुर्सत पाने के पश्चात संध्या के समय काफ़ी दिनों से आपको सुनाते आए हैं। ठीक है, हमारी जो भी इजाज़त है, तुम कहानी सुनाओ। लेकिन महाराज, यह तो समय बर्बादी करना होगा। यह वक्त कहानी सुनाने का नहीं, बल्कि एक मुजरिम को जीवन की मृत्यु के बारे में फैसला करने का है। कृपया आप लोग खामोशी रहिए, कहानी सुनने दीजिए। सब लोग खामोश हो गए। बड़े भाई दिनकर ने कहानी सुनानी आरंभ करी। महाराज, बहुत पुराने समय की बात है। चमनगढ़ नाम के देश में शेर सिंह नाम का एक पराक्रमी राजा रहता था। उसके दुनिया में सबसे बड़ा प्यार था तोते से। वह सोने के पिंजरे में उसको शयनकक्ष में रखता और बुद्धिमान तोता रात को राजा को पहरा देता, और जब भी महाराज ऊपर कोई खतरा मंडराता देखता, वह चीख चीख कर अपने को जगा देता था। एक बार राजा एक सुंदर कन्या से विवाह कर घर लाया, और जब रात को राजा अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद सोया हुआ था, तो उसकी नवविवाहिता पत्नी जाग उठी। सो गया है, मुझे जल्दी से अपना काम पूरा करके निकल जाना चाहिए। और अगले ही पल उसने खंजर निकाल लिया। एक ही बार में किस्सा खत्म कर दूं। तभी तोता बुरी तरह चीख उठा, ची 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 ची। ओए, इसे क्या हो गया, शोर मचा रहा है। और अगले ही पल, इससे पहले राजा जागता, रानी बिस्तर पर पड़कर आंखें बंद कर ली। तोते का शोर मचाया था, यहाँ तो कोई नहीं है। और फिर कमरे में जाने फिर किसी के न पाकर राजा फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद राजा की पत्नी ने फिर उठकर राजा को मारना चाहा, तो तोता ने फिर शोर मचाने लगा, ची 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 ची। ओह, इस तोते के बच्चे की आज दाल बच्चे ने दाल नहीं गलने देगा। अतः वह पलंग पर लेट गई और तोते ने शोर से राजा की नींद टूट गई। ची 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 ची, रानी सोई हुई है और ये कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा। यह फिर तोता लगातार क्यों चीखे जा रहा है। इस बार राजा उठकर अच्छी तरह कमरे की छानबीन की, लेकिन उसे कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखाई दी। तो वह तोते
को डांटकर पुनः बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं आज मेरे प्रिय तोते को क्या हो गया है, शायद कुछ बीमार है। खैर, राजवैद्य से सलाह मशवरा करूंगा। लेकिन वह घटना बार बार हुई तो नींद में बार बार विघ्न पड़ने पर राजा बुरी तरह क्रोधित हो उठा। और कमबख्त, मेरे लाड प्यार ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, अतः अब तेरा मर जाना ही उचित होगा। ची 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 ची। और तोते को मारने के पश्चात राजा बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अपने प्रिय तोता के कारण नींद नहीं आई। राजा को सोया जानकर रानी ने पूर्ण खंजर निकाला। सो गया है, अब इसे मौत की घाट उतारने का अच्छा मौका है। अब शोर मचाने वाला तोता भी नहीं है। ओह, यह राज को रानी अचानक उठ क्यों बैठी, मुझे इस तरह घूर क्यों रही है। और जैसे ही रानी ने खंजर राजा के सीने में घोंपना चाहा, अरे दुष्ट, मेरे प्रिय तोता क्यों बार बार शोर मचा रहा था? तू मेरी जान लेना चाहती है? बता, तू क्यों मेरी जान लेना चाहती है? यदि सच सच नहीं बता तो तेरी बोटी बोटी कुत्तों को नचवा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, दरअसल मैं दुश्मन देश के जासूस हूँ और अपने राजा के आदेश पर ही तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारी जान लेने आई थी। नहीं, दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। नागिन, ले अपनी करनी का फल भोग। और महाराज, इस तरह उस राजा की जान तो बच गई, लेकिन उसका प्रिय तोते की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर उसके कारण मौत की घाट उतार दिया था। उस दुख में वह पागल हो गया। हमें आपकी कहानी तो बहुत पसंद आई मंत्री, लेकिन आप हमें कहानी सुनाकर समझाना क्या चाहते हैं? बस इतना महाराज। क्या आपको यह जानने की कोशिश नहीं कि आखिर सबसे अधिक कुषाण वीर वीर कर आपने को मारना क्यों चाहता था? नहीं, इस बार हमने उसे नहीं पूछा ही नहीं। तब आप इस बात को स्वयं ही फैसला कीजिए कि बिना सोचे समझे, बिना कारण जाने वीर कर एक मुजरिम मानकर आप उसे सजा तब्दील करने, उस सजा आप भी मूर्खता करने जा रहे हैं। निसंदेह हम भी वैसे ही मूर्खता करने जा रहे थे। ठहरिए, अभी वीरकर को बुलाकर सारी बात पूछते हैं। सैनिक जाओ, इसी समय मुजरिम वीरकर को हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। और सिद्धि राजा सैनिक वीरकर को वहां पेश किया। वीरकर, तुमने उस वक्त यह जानने के लिए बुलाया है कि तुम रात को हमारे प्राण क्यों लेना चाहते थे। महाराज, आप नाहक ही मुझ पर ऐसा संदेश कर रहे हैं। यह आपका भ्रम है कि मैं आपकी जान का लेना चाहता था, जबकि वास्तवता यह है कि मैंने एक विषैले सांप से आपकी जान बचाई। यह बात वीरकर ने राजा को सारी बात बता कह सुनाई। ओह, तुम तो तुम जो कह रहे हो वीरकर, क्या यह सत्य है? हाथ कंकन को आर्च किया। महाराज, विश्वास न हो तो अपने शयन कक्ष में चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख ले। सूर्य सर्प का दड़ सिर से अलग पलंग के नीचे मिले पलंग के नीचे पड़े मिलेंगे। ऐसी बात है तो हम जरूर इस व्यवस्था को देखना चाहेंगे। आप सब हमारे साथ चलिए। और राजा शयन कक्ष में पहुंचा तो पलंग के नीचे झांकते ही सच्चाई सामने आ गई। वो वीरकर का कहना सच है। और सैनिक ने मरे हुए सांप को पलंग के नीचे से निकालकर सबके सामने कर दिया। वीरकर, तुम्हारी बातें सच है साबित हुई। हमने अपने बहर से क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दो। वीरकर, अनजाने में हमें भयंकर भूल होने जा रही थी। तुम्हारे भाई ने समय रहते सचेत नहीं करते तो। महाराज, जो होना था वो तो हो चुका है। फिलहाल हमें व्यर्थ की बातें में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। सख्त पहरा होने के बावजूद भी श्राप शयन कक्ष में कैसे पहुंचा? हाँ महाराज, यह प्रश्न सचमुच महत्व बड़ा है। मैं क्या इस सर्प को आपके कमरे में प्रविष्ट होना मात्र संयोग है या किसी का षड्यंत्र?
मैं आपका मतलब नहीं समझा महामंत्री। हम जी, किसी का क्या षड्यंत्र हो सकता है? मंदला भाई तुरंत बोल उठा। षड्यंत्र भी हो सकता है महाराज, और आपका कोई विशेष व्यक्ति आपकी जान लेना चाहता है, या आपको सबसे कृपा वीरकर जैसे ईर्ष्यावश किसी तरीके से अपनी नज़रों में गिराना चाहता चाहिए। ओह, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? तुमने तो किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, और तभी हम पसंद करते हैं। पूर्व महामंत्री जी के बारे में आपका क्या ख्याल है महाराज? आपने महामंत्री के पद से हटाकर उसे अपना महामंत्री और मेरे भाइयों को उप महामंत्री बनाया है। इससे सिर धोकर उस वे भी किसी प्रकार की योजना बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे महल में प्रवेश करने का इजाज़त नहीं है। हम भला वह मेरे कमरे में कैसे शराब छोड़ सकता है? यह जरूरी नहीं महामंत्री कि महामंत्री ने ही अपने हाथों से शराब आपके कमरे में छोड़ा हो सकता है महल में कोई नौकर चाकर, सैनिक या किसी रहने वाले मंत्री उसके साथ मिले हुए हों, उन्हें शराब को आपके कमरे में फेंका हो, मारे गए। ऐसा हो तो सकता है। ठहरिए, मैं अभी उन्हें पकड़ कर मंगवाता हूँ, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। और सैनिकों, जाओ उस बूढ़े महामंत्री को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। और महामंत्री के साथ मिले मंत्री यह सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। अब हमारा बचना मुश्किल है। जैसे ही महाराज ने अपने सामने सच्चाई आएगी, वे महामंत्री के साथ साथ हमें भी जिंदा गड़वा देंगे। मेरे विचार से हमें सारी बात बताकर महाराज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ चलो। अगले ही पल, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने बड़ी भूल हो गई, हमारी जान बख्श दीजिए। अरे, यह तुम लोग अचानक क्या हो गया? क्या कहना चाहते हो तुम? उन मंत्रियों ने अपना धर्म स्वीकार करते हुए महाराज को सारी बात बताई, और सब सुनकर महाराज क्रोध से आग बबूला उठे। सैनिकों, ले जाओ इन दुष्टों को, और पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इन्हें भी काल कोठरी में डाल दो। खामोश गद्दारों, सैनिकों, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं जीवन भर ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब सैनिक उन मंत्रियों को वहां से ले गए, हमें दुख है वीर, इन दुष्टों के कारण हम एक रात कैद खाने में गुजारनी पड़ी। अब सेनापति होने, अब अपमानित होना पड़ा। हम इस भूल की कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। कहो, हम क्या दंड देना चाहते हैं? यह कहकर हमें लज्जित मत कीजिए महाराज। यह घटना तो हमारे लिए एक नया तजुर्बा है। हमें विश्वास हो गया कि भविष्य में आप बिना बिना कारण जाने, बिना प्रमाण किए ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे निर्दोष को सजा भुगतनी पड़े। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस्तों, ऐसी मूर्खता अब मुझसे कभी नहीं होगी। यह घटना मेरी आंखें खोल दी हैं। तब महाराज, हमें आप इसी समय जाने की आज्ञा दें, देश घूमकर अपने अधिक तजुर्बा हासिल करने की तजुर्बा बांट सकें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तीनों अक्लमंदों को अलग अलग नहीं कर सकता। तुम लोग ज्ञान सूझबूझ अपनी प्रजा को अधिक खुशहाल बनाना चाहता हूँ। राजा ने तीनों भाइयों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों भाई किसी कीमत पर रोकने को तैयार नहीं हुए और राजा से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तीनों भाइयों ने देश करने के बाद गांव-गांव, शहर-शहर घूमे और दुनियादारी की सैकड़ों तजर्बे हासिल करते हुए अपना ज्ञान दूसरों में बांटते हुए दीन दुखियों की सहायता करते, उनका निवारण करते रहे। उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। जब एक दिन तीनों
भाइयों ने एक साथ प्राण त्यागे और इंसान के साथ धरती या आकाश की तारों में सिद्ध धाराएं फूट पड़ी। कहते हैं तीनों भाई रात के सितारे के रूप में दिखाई देते हैं और दिन दुखिया अज्ञानी भोले भाले इंसानों दुख कठिनाई समय दुविधा ज्ञान का प्रकाश सही मार्ग दिखाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। समाप्त दोस्तों।